नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रुकेश चंद्र जोशी। मैं चेस्ट फिजिशियन एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हूँ साई अस्पताल में। और पिछले 10 सालों से मैं यहाँ पर सेवा दे रहा हूँ। कुछ बातें ऐसी आपसे शेयर करनी हैं जो कि शायद ज्ञानवर्धक हो आपके लिए, और आपको इलाज में वो फ़ायदा और सहायता दोनों कर पाएँ। तो एक टॉपिक है एलर्जी का, जिस पे आज मैं चर्चा करूँगा कि अगर आपने अमूमन सुना होगा बहुत लोगों को एलर्जी की परेशानी है, बट एलर्जी क्या है, कैसे हमें इसको ट्रीट करवाना चाहिए, क्या क्या इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं। तो एलर्जी में मैं आपको एक सिंपल सी बात कहना चाहूँगा कि एलर्जी हमारा शरीर खुद पैदा करता है बाहर के नॉर्मल जो तत्व होते हैं उनके खिलाफ, जिनको हम एंटीजेंस कहते हैं। जब ये एंटीजेंस किसी को परेशान करने लगते हैं और उसकी बॉडी में ऐसा कोई रिएक्शन होता है जिसे हम हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं या सेंसिटिविटी कहते हैं, उस चीज़ को हम एलर्जी कहते हैं। अब इसके लक्षण कुछ भी हो सकते हैं। अगर मान लीजिए हम नेज़ल पैसेज से, नाक से शुरू करें, तो नाक में ये छींक आना, नाक बंद होना, बार बार सर्दी जुकाम लगना, गला खराब होना, है ना। आगे धीरे धीरे हम नीचे को जाएंगे तो थ्रोट में प्रॉब्लम करेगा, और नीचे जाएंगे तो फेफड़े में सूजन देगा और दमा जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। हमारे हड्डियों में साइनसेस होते हैं। एलर्जी की परेशानी साइनोसाइटिस कर सकती है। साइनसेस का संबंध आगे अंदर कानों से भी होता है, नाक का कनेक्शन कान से होता है, तो कानों में भी ये एलर्जी की परेशानी, ओटाइटिस की परेशानी कर सकता है। आँखों में ये एक्सेसिव लेक्राइमेशन, मतलब अत्यधिक आंसू आना किसी भी चीज़ से, या फिर रेड आई हो जाना, अचानक से आपकी आंखें लाल पड़ गई। तो ये विभिन्न प्रकार के लक्षण होते हैं। अलग अलग डॉक्टर्स उसे अलग अलग परिभाषा देते हैं कि जैसे कोई कह दे आपको एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है, कोई कह दे एलर्जिक अस्थमा है, कोई कह दे आपको एलर्जिक राइनाइटिस है, कोई कह दे आपको एलर्जिक ओटाइटिस है, कोई कह दे आपको एलर्जिक साइनोसाइटिस है। तो ये अलग अलग नाम दिए गए हैं। परेशानी ये एक ही होती है, जो जिसे हम एलर्जी कहते हैं। अच्छा, अगर किसी को एलर्जी हो गई तो हमें करना क्या चाहिए, हमें किस डॉक्टर को अप्रोच करना चाहिए, हमें कहाँ जाना चाहिए। अक्सर लोग एलर्जी का मतलब चमड़ी की खुजली या चमड़ी में बनने वाले दाने या इस टाइप की परेशानी समझते हैं। स्किन के लिए अलग से स्किन स्पेशलिस्ट हैं, वो भी एलर्जी को डील करती हैं। पर मोस्टली एलर्जीज जो होती हैं वो नाक से शुरू होती है, और पूरा रेस्पिरेटरी पैसेजेस में पूरा आपका श्वास का जो तंत्र है वो पूरा इन्वॉल्व होता है। तो ऐसे में अक्सर पेशेंट या तो एक चेस्ट फिजिशियन के पास में आएगा या फिर एक ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास में जाता। वहीं से शुरुआत होती है कि इलाज किस प्रकार से आपको लेना है, क्या क्या चीज़ें समझनी है, क्या डॉक्टर्स ने क्या चीज़ें बताई हैं आपको। तो शुरुआत में कुछ टेस्ट होते हैं, जिसमें कि कुछ ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं। उससे पता लगता है किस प्रकार की एलर्जी है आपको। कई बार इओसिनोफिल काउंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं किसी किसी में, किसी किसी में इम्यूनोग्लोबुलिन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ये खून के तत्व हैं जो कि विभिन्न प्रकार के एलर्जीज को डिफाइन करते हैं। दूसरा, फिर उसके बाद में अगर मान लीजिए किसी का एलर्जी स्किन टेस्टिंग कराना है, तो स्किन पे बहुत सारे डिफरेंट एंटीजेंस के पैचेस होते हैं, वो टेस्ट किए जाते हैं। उनसे पता लगता है कि आपको खाने की किन किन चीज़ों से परहेज करना है, किन किन चीज़ों से एलर्जीज़ हैं, और भी बहुत सारी जानकारी उसमें मिलती है। इसके आधार पर इलाज शुरू किया जाता है। कई बार साइनस का इश्यू होता है तो एक्सरे कराए जाते हैं पीएनएस के, या फेफड़े की परेशानी होती है तो उसमें फेफड़े की ताकत देखनी है। एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है, एलर्जिक अस्थमा है, तो उसमें लंग फंक्शंस चेक कराए जाते हैं, जिसे हम पीएफटी कहते हैं, स्पायरोमेट्री कहते हैं। कभी कभी सीने का एक्सरे भी कराए जाते हैं। तो इस प्रकार से डॉक्टर इसे इन्वेस्टिगेट कराते हैं, और फिर किसको क्या इलाज चाहिए वो आगे का तय होता है। इलाज में अक्सर जो एलर्जी से संबंधित कॉम्प्लिकेशंस है
अक्सर मरीज हमारे पास उस स्थिति में आते हैं। जैसे किसी को अस्थमा हो गया, अस्थमा में हम जब चेकअप करते हैं तो उसमें फेफड़े की ताकत की जांच करते हैं, जिसे हम स्पायरोमेट्री या पीएफटी कहते हैं, और उसके आधार पे हम उसकी कैटेगरीज डिसाइड करते हैं कि किस कैटेगरी का अस्थमा कितनी खराबी दमे की किस हद तक वो बीमार है, किस हद तक उसका दमा है, उसके हिसाब से ही दवाइयाँ प्रॉपर चूज़ करी जाती हैं। और इसमें सबसे मुख्य चीज़ें जो हैं वो इनहेलर्स होते हैं। अच्छा, इनहेलर्स कैसे काम करते हैं? इनहेलर्स हमारे श्वसन तंत्र के थ्रू, मतलब सांस के थ्रू फेफड़े तक पहुँचते हैं, और सांस की नलियाँ, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये नॉर्मल सांस की नली है, इसमें आप रास्ता देख रहे होंगे बहुत बड़ा हुआ है ना। उसके बाद आगे जब हम जा रहे हैं तो इसमें ये रास्ता कम होता जा रहा है, क्योंकि ये जो दीवार है सांस की नलियों की, इसमें बहुत ज़्यादा सूजन है। अक्सर अस्थमा में ऐसे ही स्थिति होती है कि ये जो सूजन होती है वो रास्ता कम कर देती है, और यही कम रास्ते से सीटी की जैसी आवाज़ भी आती है कभी कभी अस्थमा के मरीजों में, और सांस भी फूलती है, क्योंकि इस पतले रास्ते से पूरी हवा खून में नहीं पहुंच रही है, जो ऑक्सीजन की मात्रा पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पाती। तो कुछ इस तरीके के बदलाव अस्थमा में आते हैं जब हम इनहेलर्स लेते हैं या कुछ एंटी एलर्जिक मेडिसिन लेते हैं। तो सबसे पहला टारगेट यही होता है कि हम सूजन कम करें। दूसरा टारगेट यही होता है कि हम लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन से पेशेंट को बचाएं, क्योंकि ये तो शॉर्ट टर्म हो गया कि आपने मरीज को आराम दे दिया। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस में जैसे आप ये देख रहे होंगे, ये नॉर्मल फेफड़ा है, ये बीमार फेफड़ा है। ये जो इसमें फफोले दिख रहे हैं आपको, ये फफोले जो आ रखे हैं, ये फेफड़े की दीवार कमज़ोर होने के कारण आए हैं, क्योंकि दमा में जो दीवार होती है वो धीरे धीरे ज़्यादा फूलने के कारण कमज़ोर होती जाती है। जैसे एक ज़रूरत से ज़्यादा फूला हुआ गुब्बारा होता है, उसमें धीरे धीरे दीवारों में कमजोरी आके वो फटने के चांसेस भी रहते हैं। तो ये किसी भी पुराने सांस की परेशानी, चाहे वो दमा हो चाहे वो काला दमा हो, सीओपीडी सिस्टम कहते हैं, उसमें ऐसी स्थिति आने के चांसेस रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन सब चीज़ों को बढ़ाती हैं। जैसे कोई भी सांस की परेशानी को धूम्रपान बढ़ाएगा, धुआं, धूल, लकड़, पॉल्यूशन, चाहे वो घर के अंदर पॉल्यूशन हो चाहे घर के बाहर हो, दोनों ही इसमें नुकसान करते हैं। तो एलर्जी में अलग अलग विभिन्न अंग जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसके हिसाब से डॉक्टर आपको बताते हैं कि क्या आपको प्रिकॉशन रखना है। मान लीजिए आपको एलर्जिक टॉन्सिलाइटिस है, अब इसमें टॉन्सिल्स आपके बड़े रहेंगे, आपको खाना निकलने में दिक्कत होगी, सांस लेने में भी परेशानी हो सकती है, पर इसमें इनहेलर्स काम नहीं करेंगे आपके। इसमें इलाज लोकल लेवल पे टॉन्सिल्स के लेवल पे टॉन्सिल्स की सूजन कम करनी होती है, और उसी से मरीज को फ़ायदा होता है। कभी कभी बहुत कम केसेस में ये टॉन्सिल्स ऑपरेशन करके निकालने की भी ज़रूरत पड़ जाती है। ऐसा ही हम देखते हैं जब एलर्जी, नाक की एलर्जी होती है तो उसमें भी नाक की हड्डी बढ़ जाना जिसे आप कहते हैं, उसमें भी कभी कभी इतनी ख़राब स्थिति हो जाती है क्योंकि अक्सर इलाज प्रॉपर ना होने के कारण या इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट, कंप्लीट आपने इलाज नहीं लिया, पूरा जितना लेना चाहिए था वो नहीं लिया, तो अब दुष्परिणाम आएंगे। दुष्परिणाम में इस प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, जैसे नाक की हड्डी बढ़ जाना, साइनस की दिक्कत हो जाना, चक्कर आना। साइनस के मरीज में कई बार हेडेक, चक्कर आना, ये सब परेशानियाँ, सर दर्द होने, ये सब दिक्कतें बनी रहती हैं, और अक्सर इसके कारण एक्सीडेंट्स तक हो सकती हैं। मान लीजिए कोई पेशेंट ड्राइव कर रहा है, उसको साइनस की दिक्कत है, उसको ड्राइव करते हुए अचानक से चक्कर आ गई तो एक्सीडेंट तो होना ही होना है। कोई ऐसा मशीन में काम कर रहा है, अचानक से उसको चक्कर आए तो ये कॉज ऑफ एक्सीडेंट हो सकता है। तो विविध प्रकार के एलर्जीज अलग अलग अंगों को अलग अलग तरीके से, अलग अलग इंटेंसिटी, अलग अलग लेवल्स पे परेशान करती, और उसका उसी हिसाब से आपको इलाज सावधानी पूर्वक समझते हुए परहेज क्या क्या चीज़ों से करना है, कौन सी इनिशियल टेस्ट होते हैं, कौन सी इनिशियल जांचें होती हैं, जिसके आधार पे ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। ये पूरी जानकारी हम साई अस्पताल में आपको देते हैं, उसके हिसाब से इलाज करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एलर्जी ट्रीटमेंट में इम्यूनोथेरेपी, जिसे हम कहते हैं, जिसमें जिन चीज़ों से एलर्जी होती है हम आपको उस चीज़ से वैक्सीनेट कर देते हैं। मतलब समझ लीजिए आपको गेहूँ से एलर्जी नहीं,
अब आप गेहूं की रोटी नहीं खा सकती, पर आपकी अगर इम्यूनोथेरेपी हो जाएगी तो आप गेहूं की रोटी खा पाएंगे। तो अक्सर ऐसी चीज़ों से जिनको अवॉइड नहीं कर सकते, जिनको बार बार चीज़ें खाने में यूज़ करते हैं, या जैसे डॉग्स कैट्स अगर घर में पालने की आदत है किसी को, तो उससे किसी को एलर्जी है तो वो हम दूर कर सकते हैं इम्यूनोथेरेपी देके। कई बार हाउस डस्ट होते हैं, उसमें छोटे छोटे माइट्स होते हैं, छोटे कीड़े होते हैं, उनसे बचना बहुत मुश्किल होता है, तो उनके लिए इम्यूनोथेरेपी होती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए आज की तारीख में हम कई मरीजों को इम्यूनोथेरेपी दे रहे हैं, और उनमें अच्छे नतीजे भी हमें मिले हैं, और वो अच्छा कर रहे हैं, बेहतर है पहले से। और एक लॉन्ग टर्म जो गोल है इसका एलर्जी का ट्रीटमेंट का, कि पेशेंट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छा होना चाहिए। खासतौर पर जब हमारे पास में यंग एज के बच्चे आते हैं, कम छोटे बच्चे हैं, वहाँ से जब हम इलाज शुरू करते हैं और बड़े होने तक उनका ट्रीटमेंट, कई बार कुछ दवाइयाँ की ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी बिना दवा की काउंसलिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, और बहुत ही बेहतरीन इसके नतीजे हमें मिले हैं। एलर्जीज में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस भी हुई है, बहुत सारी नई दवाइयाँ भी आई हैं जो कि और बेहतर इलाज में हमारी मदद कर रही है। पेशेंट्स भी इससे लाभ कमा रहे हैं, और आपकी भी कोई ऐसी समस्या हो तो आप कंसल्ट कर सकते हैं मेरे से सही अस्पताल में आके। बाकी जानकारी के तौर पे हम कुछ इंफॉर्मेशन लीफलेट्स वगैरह भी होते हैं, वो भी देते हैं पेशेंट्स को। बहुत सारी और चीज़ें बताते हैं जिससे कि आपको अपनी बीमारी समझने में मदद करती है। तो आप ध्यान रखिए, एलर्जीज से बचिए, एलर्जीज को प्रॉपरली मैनेज करिए, यही हमारी कामना है। नमस्कार, थैंक यू।